नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह हिंदी विषय के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। आइए, हम लोग पिछली क्लास में वर्णमाला में कुछ क्वेश्चन किए थे। आइए उसी प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में देखते हैं कि कहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं ना। आइए, वर्णमाला वर्णमाला टॉपिक है और इसी के हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। आज पहला प्रश्न देखिए, आज का क्या होने वाला है। आइए, आज का दोस्त पहला प्रश्न आपके सामने है। आज का पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है और पहला प्रश्न क्या कर रहा है, जरा ध्यान क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर, वर्णमाला का दोस्त, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। मतलब इसका पूछने का मतलब ये है कि कौन सा अक्षर है जो स्त्रीलिंग है दोस्त। तो याद रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्त्रीलिंग वर्ण, हिंदी वर्णमाला में स्त्रीलिंग अगर हम वर्ण की बात कर दें या हम स्वर की बात कर लें तो पूरे हिंदी वर्णमाला में स्त्रीलिंग स्वर कह दे या स्वर वर्ण कह दे, आपके 3 होते हैं मात्र। वो कौन से होते हैं? दोनों ई होती है आपकी और जो री होती है ये 3 आपके मेरे दोस्त कैसे स्वर माने जाते हैं? स्त्रीलिंग स्वर माने जाते हैं। तो आइए देखा जाए क्या किसी विकल्प में है। पहले में आ है, पा है, चा है, टा है, दूसरे में, तीसरे में जा और आ है। चौथा विकल्प देखा जाए तो चौथा विकल्प में आप देखेंगे कि दोनों ई इसमें पाई जा रही है और इन दोनों को हम लोग स्त्रीलिंग स्वर तो कहते ही हैं और इनका उच्चारण स्थान भी जान लीजिएगा मेरे दोस्त। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। इन दोनों का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? तालु होता है। ये आज का हमारा पहला प्रश्न था। चलते हैं दोस्त दूसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं कि आज का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। दोस्त, हमने आपको पढ़ाया है कि 3 व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया? 3, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो इसमें दोस्त पूछना चाह रहा है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो पहला विकल्प है 30, दूसरा है 20 लिखा है, तीसरा 25 है और चौथा विकल्प क्या है? 35 है। तो दोस्त याद रखिएगा, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है और याद रखिएगा इन्हीं स्पर्शी व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन्हीं को हम लोग वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं और इन्हीं स्पर्शी व्यंजन को हम लोग एक नाम और देते हैं मेरे भाई, उदित व्यंजन भी कहा जाता है। इनको वर्गीय, स्पर्शी और उदित व्यंजन कहा जाता है और ये 5 वर्ग में बटे होते हैं। कितने वर्ग में भाई? 5 वर्ग में बटे होते हैं। और स्पर्शी व्यंजन इनको नाम इसलिए इनका पड़ा भैया क्योंकि कहते हैं कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में जिह्वा जो हमारी होती है वो किसी न किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, इसी कारण इनको स्पर्शी कहते हैं। और इनका एक नाम वर्गीय भी है, एक नाम उदित भी है और इनकी संख्या कितनी होती है? 25। ये कितने वर्ग में बटे होते हैं? 5 वर्ग में बटे होते हैं। इसकी विधिवत चर्चा मैंने आपको जो पढ़ाया स्वर तो मतलब व्यंजन पढ़ाया था तो वहां पर हमने विधिवत चर्चा इसकी की थी। पिछली वीडियो में आप लोग देखेंगे तो वहां पर ये सारी बातें आपको मिलेंगी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं, देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त? हाँ, नंबरिंग क्या गलत हो गई क्या? हाँ, थोड़ा नंबरिंग गलत है, देखिएगा। चलिए हम प्रश्न करते हैं। हाँ, लिखा है कि ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। भैया पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी 2 मात्राएं हैं जिनका हम प्रयोग तो कर लेते हैं मेरे दोस्त लेकिन उनका समावेश नहीं करते हैं। तो आइए देखा जाए, पहला विकल्प है इसमें चंद्र बिंदु लगी है अनुनासिक और इसमें तो आगत वाला है। दूसरा विकल्प है री है, ऊ है। तीसरा विकल्प है अंग और आह मतलब अनुस्वार और विसर्ग। चौथा है दीर्घ आ और ई। तो मेरे दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा
अंग और आह अर्थात अनुस्वार और विसर्ग इसका उत्तर हो जाएगा। इनका हम प्रयोग तो करते हैं लेकिन इनका समावेश नहीं होता है मेरे दोस्त। इनका नाम क्या है? इनका नाम पड़ता है अयोगवाह कहा जाता है। इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? अयोगवाह। आ का मतलब नहीं होता है, योग का मतलब मेरे दोस्त मेल होता है, और वाह का मतलब होता है वहन करना, मतलब साथ में चलना। मेल नहीं होने पर भी साथ में चलने वाले को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अंक और आह जो होता है ये अयोगवाह कहलाता है। और कभी पूछी जाती इनकी संख्या तो 2 होती है। कौन कौन से? अंक और क्या होता है? एक मेरे दोस्त आह। और याद रखिएगा इनका एक नाम और भी है, जैसे ये तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तब तो कहते हैं अयोगवाह, लेकिन अगर सिर्फ इनकी बात की जाए तो अंक को हम लोग अनुस्वार के नाम से जानते हैं मेरे दोस्त, और आह की बात करें तो इसको हम लोग विसर्ग के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। एक को हम लोग अनुस्वार और दूसरे को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। और अंग मतलब अनुस्वार का उच्चारण स्थान जो होता है वो नासिका होता है, और विसर्ग जो आह होता है इसका उच्चारण स्थान मेरे दोस्त क्या होता है? कंठ होता है। एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि विसर्ग अर्थात आह का उच्चारण मेरे भाई किस व्यंजन की भांति होता है? तो हमने ये आपको क्लास में भी बताया है कि हा व्यंजन की भांति होता है। कैसे होता है? हा की भांति होता है। जब हम बोलते हैं अह बोलने में अंत में क्या उच्चरित होता है? हा उच्चरित होता है। याद रखिएगा। तो इसमें भैया आप कहेंगे कि ऐसी 2 मात्राएं होती हैं, कौन? अंग और आह, जिनका प्रयोग तो कर लेते हैं लेकिन कभी भी ना तो इनको स्वर में काउंट किया जाता है ना तो कभी इनको व्यंजन में। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं मेरे दोस्त। देखा जाए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 4 दोस्त कह रहा है कि काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण या है, सा है दंती, हा है कि आपका ड़ा है? तो दोस्त काकल्य वर्ण की बात करें तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? हा हो जाएगा। काकल्य वर्ण मेरे दोस्त क्या होता है? हा होता है। कहते हैं कि कंठ के पिछले हिस्से से हवा निकलती है, इस कारण इसको काकल्य कहते हैं। और देखिएगा हा को एक नाम तो आप जान ही रहे हैं कि काकल्य तो कहा ही जाता है, इसको अल जिह्वा भी कहा जाता है दोस्त, इसी कारण इसको अल जिह्वा भी कहते हैं। और स्वर तंत्रीय भी कहा जाता है, स्वर तंत्रीय भी कहा जाता है। सॉरी बड़ी की मात्रा रहेगी इसमें। स्वर तंत्रीय भी कहा जाता है भैया, याद रखिएगा। इसको अलजिह्वा और स्वर तंत्रीय और काकल्य 3 नाम से जाना जाता है। किसको? हा को मेरे दोस्त। और हा जो होता है ये एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसका भी उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है। हा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता। मैंने कहा कि यह जो व्यंजन होता है ये विसर्ग के भांति इसका उच्चारण होता है, मतलब आह की तरीके। तो जब विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है तो हा का भी उच्चारण स्थान मेरे दोस्त क्या होगा? कंठ होगा। ये जो काकल्य वाला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्त, ये काकल्य वाला प्रश्न वन रक्षक की परीक्षा में पूछा गया है, जिसको हम लोग फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं। उसमें पेपर में पूछा गया था काकल्य व्यंजन वर्ण बताइए कौन सा होता है। तो दोस्त काकल्य व्यंजन कौन होगा? हा, लेकिन इनको हम लोग अलजिह्वा और स्वर तंत्रीय भी कहते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखा जाए 5वां प्रश्न आज का हमारा क्या है दोस्त? 5वां प्रश्न है, केवल मुख से बोले जाने वाले सा स्वर वर्ण को क्या कहते हैं? केवल मुख से बोले जाने वाले की बात की जा रही है दोस्त। तो यहां पर सबसे पहला जो हमारा विकल्प आया है वो है विसर्ग। तो विसर्ग तो नहीं हो सकता दोस्त, विसर्ग में तो कंठ की बात की जाती है। अनुस्वार,
अनुस्वार तो आपको पता है कि अनुस्वार जो होता है वो अंग जो होता है इसी को तो अनुस्वार कहते हैं भैया। इसका उच्चारण हमने आपको बताया कि इसका उच्चारण क्या होगा, नासिका होता है। तो इसमें नाक और मुख दोनों के सहारे से इसका उच्चारण होता है। बस अनुस्वार के उच्चारण में नाक से वायु अधिक निकलती है और मुख से वायु क्या होती है, कम निकलती है। फिर बात करेंगे अनुनासिक। अनुनासिक मतलब जिसको हम लोग चंद्रबिंदु कहते हैं दोस्त, इसके भी उच्चारण में नाक और मुख दोनों से वायु निकलती है। नाक और मुख मेरे भैया दोनों से वायु निकलती है। इसके उच्चारण में बस नाक से वायु कम और मुख से वायु क्या होती है, अधिक। अनुस्वार में नाक से अधिक निकलती है, मुख से कम निकलती है। लेकिन अनुनासिक में मतलब चंद्रबिंदु में क्या होता है, नाक से कम निकलती है और मुख से वायु मेरे दोस्त क्या होती है, ज्यादा निकलती है। मतलब दोनों में, लेकिन नाक और मुख सहारा दोनों में दोनों का लिया जा रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं निर्नुनासिक तो यही हमारा उत्तर हो जाता है मेरे दोस्त। कहते हैं निर्नुनासिक में निर उपसर हो जाएगा, निर्धन अनुनासिक हो जाएगा। और आपको पता होगा निर्धन अनुनासिक मतलब जो अनुनासिक ना हो, अर्थात जिसका उच्चारण केवल मुख से किया जाए। इसके उच्चारण में मेरे दोस्त नाक का सहारा नहीं लिया जाता है। ये बात याद रखिएगा, निर्नुनासिक के उच्चारण में नाक का सहारा नहीं लिया जाता है। तो प्रश्न आपका यही पूछ रहा था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं भैया। देखा जाए मेरे दोस्त कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार प्रश्न कि कंठ और नासिका दोनों से बोला जाए तो दोस्त 4 विकल्प आपके सामने हैं। एक है अंगा, फिर है इया, फिर है ला, फिर क्या है फा। पहले कंठ की बात कर लो कि कंठ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो जब आप कहेंगे कंठ की बात कर लिया जाए तो कंठ में आप सबको पता ही है कौन आएगा। कंठ में का वर्ग आता है पूरा, का, खा, गा, घा और क्या हो जाता है, अंगा। ये आपके कंठ होते हैं ना भाई। तो इसमें ना तो आपका जो इया लिखा ये भी कंठ नहीं है, ला भी कंठ नहीं है और फा भी आपका कंठ नहीं है। तो कंठ कौन सा होता है आपका, अंगा हो जाएगा, ये आपका कंठ होता है। और दोस्त लेकिन दूसरा प्रश्न यहां पर और बना कि नासिका भी, हाँ भैया एकदम हो सकता है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि हर वर्ग का पंचमा अक्षर जो होता है वो नासिका होता, मतलब नासिक होता है। मतलब काखा गाघा में अंगा हो जाएगा, चाछा जाझा में इया हो जाएगा, टाठा डाढ़ा में ड़ा हो जाएगा, ताथा दाधा में ना हो जाएगा, पाफा बाभा में मा हो जाएगा। मतलब ये जो 5 आपके हैं ये आपके नासिक कहलाते हैं। तो ये दोनों में आ जाता है, कंठ और नासिक दोनों की बात कर ली जाती है तो अंगा होगा, क्योंकि ये 5वां अक्षर है इस कारण ये नासिक है, और ये का वर्ग का है इस कारण ये क्या है मेरे दोस्त, कंठ है। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा हो विकल्प में दोनों दिए गए हों, कंठ भी दिया गया हो और नासिक भी दिया गया हो, और पूछ ले कि अंगा किसका उच्चारण स्थान या अंगा बताइए, तब क्या होगा। तब मेरे दोस्त याद रखिएगा हमेशा पहली प्राथमिकता आप लोग किसकी दीजिएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसकी दीजिएगा, नासिक की। ये बात याद रखिएगा। अगर दोनों एक साथ, वैसे आपसे ऐसा पूछा नहीं जाएगा, जब कभी पूछा जाएगा तो एक ही रहेगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए आज का अगला प्रश्न है कि 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं।
मेरे दोस्त, दो व्यंजन जब एक साथ मिल जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको पहले बताइए, संयुक्त का मतलब क्या होता है? दो के मेल से बनना ही तो संयुक्त कहलाता है। पहला देखिए क्या है, अंतस्थ नहीं, अंतस्थ नहीं होगा। महाप्राण, इसमें तो वायु अधिक निकलने की बात होती है। अल्पप्राण, इसमें तो वायु कम निकलने की बात होती है। ये तो तीनों नहीं हो सकते, ये तो पहले ही हो गए गलत। उसके बाद संयुक्त व्यंजन आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। संयुक्त व्यंजन का मतलब दो व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन ही क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। और संयुक्त व्यंजन की कभी कभी आपसे संख्या भी पूछ ली जाती है मेरे दोस्त। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 व्यंजन वो कौन कौन से होते हैं? तो एक आपका छ होता है, और दूसरा आपका जो होता है त्र होता है, तीसरा जो आपका होता है वो ज्ञा होता है, और चौथा जो आपका होता है वो मेरे दोस्त क्या हो जाता है? स्रा। छत्रिज्ञा और स्रा, यही आपके 4 संयुक्त व्यंजन हैं। और इन 4 संयुक्त व्यंजन को अगर हम कहें कि छा किससे बनता है, तो छा बनता है का प्लस सा से, लेकिन का हमेशा कैसा होगा? आधा। और त्रा बनेगा आधे ता और रा से, और ता हमेशा कैसा होगा? आधा। ज्ञा वैसे बनेगा आधे जा और इया से बनेगा। और अगर हम स्रा की बात करें तो स्रा बनता है आधे सा और रा से। तो संयुक्त व्यंजन बच्चे कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये प्रश्न का उत्तर रहा। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऊपर के दांत, ये ऊपर के दांतों में जीभ के लगने से, जिह्वा के लगने से जिनका उच्चारण होता है उनको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है, देखिए कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं? दंत, कंठ, अनुनासिक, मूर्धा। तो इसका उत्तर भैया क्या होने वाला है? देखिए, जब हम कभी बोलते हैं ता, था, दा, धा, तो ये जिह्वा है किस पे लड़ती है? ऊपर वाले दांत में लड़ती है। और ता, था, दा, धा सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। तो दोस्त, ऊपर के दांत में जीभ लड़ने से जो बोला जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। यही आपका उत्तर होगा। और दंत में कौन कौन से आ जाते हैं? तो आप कहेंगे ता वर्ग आ जाएगा, ता, था, दा, धा, ना, ये आपका जो है दंत के अंतर्गत आता है। और व्यंजन में याद रखिएगा, ला व्यंजन भी दंत होता है। और आपका ये सा जो होता है ये भी उच्चारण स्थान इसका क्या होता है? दंत होता है। ये बात याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे चला जाए। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है? कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है बच्चे? देख लिया जाए तो पहला है वृष्ट, दूसरा है रिपु, तीसरा क्रिया, चौथा क्या है? वर्षा। तो भैया पहले में देखा जाए तो यहां पर वा के नीचे जो लगी है यही क्या है? री है। यहां पर वा से अगर हम निकाले तो क्या निकलेगी? मात्रा री की ही निकलेगी। अगर यहां पर देखा जाए तो ये रा है, ये री नहीं है। और क्रिया में अगर हम देखें तो क्रिया में भैया का जो लिखा है, जो क्री लिखा है, ये इसको जब हम बाहर करेंगे, लिख लेते हैं इसको, जब हम बाहर करेंगे तो ये का है और भैया क्या है? री है। तो ये री की मात्रा नहीं, ये रा है। और आपको हमने क्लास में भी पढ़ाने का काम किया है कि ये जो ऊपर लगा होता है ये आधा रा होता है, ये री नहीं होता है। तो सिर्फ एक विकल्प है वृष्ट जिसमें री लगा है, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। वृष्ट जो है, वृष्ट में ही री की मात्रा लगी है। ये गुंडी वाली जो नीचे होती है मात्रा, ये मात्रा किसकी होती है? री की मात्रा होती है। दोस्त आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। देखा जाए, हिंदी वर्णमाला में
व्यंजन की संख्या, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो विकल्प देखा जाए कौन से, पहला विकल्प है 36, दूसरा है 32, तीसरा है 33, चौथा क्या है 34। जल्दी बताइए सभी लोग कि इसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होगी। याद रखिएगा व्यंजनों की संख्या पूछे तो आपका उत्तर क्या होने वाला है, फटाफट बताइए। तो दोस्त कभी भी व्यंजनों की संख्या कहे तो व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 33 होती है। ये बात याद रखिएगा, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है मेरे दोस्त। और इन 33 व्यंजन में आपके जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, उनकी संख्या 25 होती है। और दूसरा जो है आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ की संख्या 4 होती है। और तीसरा व्यंजन जो है आपका वो ऊष्म व्यंजन होता है, इसकी भी संख्या कितनी होती है, 4। तो अगर हम 25 और इन 8 को मिलाते हैं तो संख्या कितनी हो जाती है, 33। तो अगर आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, बहुत आसान सा प्रश्न है, 33 होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। छा का क्रम भैया, तो विकल्प देखिए, पहला त्रा है, ज्ञा है, का है, छा है। छा का क्रम पूछ रहा है मेरे दोस्त, छा का क्रम। तो छा कैसे बनता है, सब लोग बताइए फटाफट, छा कैसे बनता है। तो छा बनेगा का प्लस किससे, सा से। छा कैसे बनता है, का प्लस सा से। और कभी भी छा का क्रम कहे तो याद रखिएगा का के बाद बताइएगा। छा का क्रम हिंदी शब्दकोश में किसके बाद आता है दोस्त, का के बाद छा का क्रम आता है। देखिए छा की ही बात नहीं, आप किसी भी संयुक्त, जो चारों संयुक्त व्यंजन है मेरे दोस्त, चारों के लिए वही बात आएगी। छा है, अगर हम त्रा की बात कर ले तो त्रा कैसे बना होता है, आधे ता और रा से। अगर हम त्रा की बात करें कि हिंदी शब्दकोश में त्रा का क्रम किसके बाद आएगा, तो जो जिससे बना होता है, जो संयुक्त व्यंजन जिससे बना होता है उसके पहले वाले के बाद ही उसका क्रम आएगा। तो त्रा की बात करें तो त्रा का क्रम हिंदी शब्दकोश में किसके बाद आएगा, ता के बाद आएगा। अगर हम ज्ञा की बात करें तो ज्ञा कैसे बनता है, तो आप कहेंगे सर जा और किससे बनता है, इया से बनता है। तो ज्ञा का क्रम हिंदी शब्दकोश में कहें तो किसके बाद कहेंगे, जा के बाद कहेंगे। अगर हम स्रा की बात करते हैं मेरे भाई कि स्रा का क्रम जो है हिंदी शब्दकोश में किसके बाद आता है, तो स्रा बना होता है सा और किससे, रा के मेल से। स्रा का क्रम किसके बाद आएगा, सा के बाद आएगा। छा का क्रम का के बाद, त्रा का ता के बाद, ज्ञा का जा के बाद, स्रा का सा के बाद। तो यहाँ पर छा का पूछ रहा था तो इसलिए का जो होता है आपका एकदम उत्तर हो जाता है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा है आज का। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न मेरे दोस्त आपसे पूछना चाह रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। मतलब जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर कौन से होते हैं, इसमें कौन सा एक अपोजिट दे दिया गया, इसमें एक नहीं होता है, ये बात पूछ ली गई। तो भैया जिह्वा के आधार पर याद रखिएगा, जिह्वा के आधार पर 3 बातें, जिह्वा के आधार पर स्वरों को 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं, तो जिसमें जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा के आगे का भाग काम करता है उसे हम लोग अग्र स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा के बीच का भाग काम करता है उसे हम लोग मध्य स्वर कहते हैं, और जहां पर जिह्वा के पीछे का भाग काम करता है उसे हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। उसे हम लोग कैसा स्वर कहते हैं,
पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। तो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर 3 अग्र, मध्य और पश्च। आइए विकल्प देखा जाए। पहला विकल्प है पश्च स्वर, दूसरा है विपरीत स्वर, तीसरा है मध्य स्वर और चौथा क्या है, अग्र स्वर। तो आपके 3 तो होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। इसमें कौन हट जाएगा? विपरीत स्वर जो है मेरे दोस्त, ये जिह्वा के आधार पर नहीं है, ये आपके किसके आधार पर होता है? मुखाकृत, मुख विवर के आधार पे आप चलेंगे तो उसमें होता है विपरीत स्वर, विपरीत, अर्ध विपरीत, समृत, अर्ध समृत। देखिए हम अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर आपको नहीं बता रहे क्योंकि हमने आपको पीछे पढ़ाया भी है, और इसके पीछे जो हम कल प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे थे उसमें मैंने फिर से आपको सारी संख्याओं के विषय में बताया था। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कौन सा है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि ओंठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्तमुखी स्वर है। देखिए भैया, ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ के प्रयोग के आधार पे, या हम ऐसे कह ले कि ओष्ठाकृत के आधार पर, ओष्ठाकृत मतलब ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों का जो बंटवारा हुआ है, स्वरों का जो बंटवारा हुआ है वो 2 पार्ट में हुआ है। स्वर को 2 भागों में बांटा गया है मेरे दोस्त। पहले को, एक को हम लोग क्या कहते हैं? पहले को हम लोग वृत्तमुखी कहते हैं, पहले को हम लोग वृत्तमुखी, और इसी को कहीं कहीं पर वृत्ताकार करके भी पूछा जाता है, और कहीं कहीं पर आपको ये वर्तुल के रूप में लिखा मिलेगा, वर्तुल वर्ण के भी रूप में लिखा मिलेगा। दूसरा क्या होता है? इसी को हम लोग देखिए आवृत्ताकार कहते हैं या आवृत्तमुखी के नाम से जानते हैं, और इसी को आवृत्ताकार भी कह देते हैं, और इसी को हम लोग आवर्तुल वर्ण भी कहते हैं। तो भैया इसमें वृत्तमुखी मतलब ऐसे स्वर जिनको बोलने पर ये जो हमारा ओष्ठ है ये वृत्त के समान अर्थात गोले के समान हो जाए, ऐसे हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वृत्तमुखी या वृत्ताकार। और जिसमें नहीं बने वो क्या होते हैं? आवृत्ताकार होते हैं, आवृत्तमुखी होते हैं। तो दोस्त याद रखिएगा, जब हम बोलते हैं आपके सामने, जब हम आपके सामने बोलते हैं अ तो गोला नहीं बनाता, ई गोला नहीं बनाता, लेकिन जैसे बोलेंगे ऊ तुरंत गोला बना लेगा। मतलब दोनों ऊ जो हैं वो आपके किस में आ जाएंगे? वृत्तमुखी में। फिर री, फिर हम कहें ए, गोला नहीं बना रहा ओष्ठ, लेकिन जैसे हम कहेंगे ओ तुरंत गोला बना देगा। इसका मतलब ओ और औ ये क्या हो जाते हैं आपके? वृत्तमुखी। अच्छा, अगर 2 भेद हैं तो अगर एक पता चल जाएगा तो दूसरे को याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर वृत्तमुखी हमें पता चल गया कि ये 4 वृत्त हैं और उसके बाद जो बचा वो सब क्या है? आवृत्त है। कौन कौन से बचे होते हैं? तो आप कहेंगे ह्रस्व आ, दीर्घ आ, उसके बाद ई दोनों, उसके बाद क्या हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा, आय हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर री भी हो जाएगा। तो ये बताइए इसमें गोला नहीं बनता है। तो आइए देखा जाए कौन कौन से इसमें है। ओ, उ, और भाई ह्रस्व उ, दीर्घ उ और ई। तो ई आवृत्तमुखी हो जाएगी क्योंकि इसके बोलने में गोला नहीं बनता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसके उच्चारण में वत्सर्य की सहायता ली जाती है? वत्सर्य, वत्सर्य का मतलब है दंत मूलक की बात कर रहा है। दंत मूलक या दंत मूलक का मतलब है मसूढ़ा से है मेरे दोस्त, मसूढ़े से है। तो किस वर्ण को बोलने में वत्सर्य मतलब मसूढ़े की सहायता ली जाती है मेरे दोस्त? तो वत्सर्य व्यंजन हमने आपको पढ़ाया भी था कि वत्सर्य व्यंजन अगर आपसे कभी पूछेगा तो याद रखिएगा नल, रस, याद कर लीजिएगा, नल, रस और जा कह दीजिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए इनमें से अगर कोई है इसमें दिया गया है तो वही क्या हो जाएगा? आपका वत्सर्य हो जाएगा। तो यहाँ पर मूर्धन्य सा दिया गया है, आपका तालव्य सा दिया गया है,
और दंती सा दिया गया है, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भा भी नहीं होगा। तो वत्सर में नल रस मतलब ना और ला और रा और सा और जा आता है। ठीक, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए मेरे दोस्त, मतलब कि कोई एक ध्वनि लिखी हो, कोई एक वर्ण लिखा हो, उसका द्वित्व हो जाए, वो अपने समान दो हो जाए। जैसे मेरे दोस्त ये देखिए दिल्ली लिख दिया जाए तो ये देखिए इसका द्वित्व हो गया कि नहीं हो गया। जैसे मेरे दोस्त बच्चा लिख दिया जाए तो देखिए इसका द्वित्व हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो इसमें याद रखिएगा द्वित्व को हम लोग युग्मक ध्वनि के नाम से, पहला ही विकल्प सही हो जा रहा है, युग्मक ध्वनि के नाम से जानते हैं। जो आप इसको द्वित्व कहिए चाहे युग्मक कहिए, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि। मैंने संयुक्त ध्वनि आपको पढ़ाया है कि इसमें क्या होता है, शब्द का पहला अक्षर कैसा होता है, आधा होता है। जैसे हम कह दें ग्लान लिखना हो हमें, जैसे हमें ग्लान लिखना हो तो यहाँ पर ये कैसी ध्वनि हो जाएगी, संयुक्त हो जाएगी। हमने आपको पढ़ाया भी है। जैसे हम प्राण लिख दें तो कैसी ध्वनि हो जाएगी, संयुक्त। जब शब्द का पहला अक्षर आधा होता है तो कैसी ध्वनि होती है, संयुक्त ध्वनि। आप 5वीं वीडियो देखिएगा, उसमें हम बहुत अच्छी तरीके से चर्चा किए हैं कि संयुक्त ध्वनि क्या होती है, संपृक्त ध्वनि क्या होती है, युग्मक ध्वनि क्या होती है। संपृक्त ध्वनि की बात करें तो संपृक्त ध्वनि में शब्द के बीच में आधा अक्षर होता है, जैसे संबल, सा और बा के बीच में कौन हो रहा है, मां। लेकिन इसका उत्तर देखा जाए द्वित्व कौन सा हो जाएगा, युग्मक। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी की वर्ण ध्वनि, कंठ ध्वनि तो होती है, दंतोष्ठ होता है, ग्रीवा धन मूर्धा। आप कहेंगे कि कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है, दंतोष्ठ होता है, लेकिन ग्रीवा मतलब गर्दन से किसी का उच्चारण नहीं होता है। इस कारण यहाँ पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ये देवनागरी लिपि में नहीं आती है। एक प्रश्न यह बहुत पूछा जाता है, दंतोष्ठ कौन सा होता है, तो दांत और ओष्ठ के सहारे से किसका उच्चारण होता है मेरे दोस्त, वाह होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता दंतोष्ठ किसे कहते हैं, तो वाह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, दंतोष्ठ कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है, भाषा की सार्थक। सार्थक का मतलब है कि जो अर्थ दे, जिसका कोई अर्थ हो, उसी को तो हम सार्थक कहते हैं भैया। लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। इकाई किसे माना जाता है, सार्थक मतलब अर्थ के आधार पर इसका कहने का मतलब है सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा जब हम बोले अ तो ये क्या है, ध्वनि है, क एक क्या है, ध्वनि है, इसका कोई अर्थ आप नहीं पाएंगे। अगर हम इसको लिख भी देते हैं तो इसका कोई अर्थ हमें नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि ना तो ध्वनि हो सकती है ना तो वर्ण हो सकता है। इसके बाद फिर हो क्या सकता है मेरे दोस्त, अगर हम लिख दें कमल लिख दें तो कमल शब्द का एक अर्थ होता है, लेकिन कमल शब्द क्या है दोस्त, कमल एक शब्द है। इस कारण सार्थक लघुत्तम इकाई कह रहा है तो मात्रा नहीं होगी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त, शब्द हो जाएगा। यही क्या इसका है उत्तर हो जाएगा। सबसे छोटा अर्थ कौन दे सकता है, शब्द। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कौन सा है, कह रहा है निम्न में से घोष वर्ण, घोष वर्ण कौन से होते हैं। मैंने आपको कहा था उस दिन पढ़ाते समय भी मैंने आपको बताया था, जब मैं अघोष सघोष आपको पढ़ा रहा था, कि कभी कभी मेरे दोस्त ऐसा होता है कि अघोष सघोष ना करके डायरेक्ट घोष से पूछ लेता है कि बताओ घोष कौन सा होगा। तो एकदम भ्रमित नहीं होना है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो हमने आपसे कहा था कि अगर घोष पूछे तो तुरंत जान लीजिए कि वह क्या पूछना चाह रहा है, सघोष पूछना चाह रहा है मेरे दोस्त। तो सघोष कौन से होते हैं हमने आपको पढ़ाने का काम किया है, और याद भी होगा। कह दो याद तो ऐसे कुछ भी नहीं हो रहता है। क्यों भाई, क्योंकि पढ़वे नहीं करते हैं तो याद कहाँ से होगा, क्यों।
चलिए, तो भाई घोष की बात करें तो हमने कहा था कि अघोष में, अघोष भाई घोषत्व के आधार पे दो होते हैं, अघोष सघोष। तो अघोष में हर वर्ग का, अघोष में पहले बता दें, हमने कहा था अघोष अगर याद कर लो तो सघोष याद करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। अघोष में हर वर्ग का पहला दूसरा होता है और कौन होता है, तीनों सा होता है। अघोष में कौन होता है, हर वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सा। यही अगर अघोष, यही अगर ना हो तो इसका मतलब वो सघोष है। तो इसमें देखिए का, सघोष जानने की कोई जरूरत नहीं, अघोष से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। का वर्ग का पहला अक्षर है, इसका मतलब ये अघोष है, हमको जानना सघोष है तो नहीं हो सकता। टा वर्ग का पहला अक्षर है, इसका मतलब ये अघोष है और हमको ढूंढना सघोष है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। चा, चा क्या है, वर्ग का पहला अक्षर है तो पहला तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये भी क्या है, अघोष है, हमको ढूंढना सघोष है। अब ये क्या है, जा, तो चा छा जा, जा कैसा अक्षर है, तीसरा अक्षर है। और हर वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है ना, तीसरा तो होता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि तीसरा, चौथा और पांचवा आपका क्या होता है, सघोष होता है। तो इसमें ये जा कैसा है, तीसरा अक्षर है, इसी कारण ये इसका उत्तर हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर देखा जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है, कंठ, कंठ वर्ण कौन से हैं। तो देखा जाए दोस्त कि कंठ में यहां पर पहला विकल्प कह रहा है ह्रस्व आ, हा और विसर्ग, ई या सा, ला कह रहा है, दंती सा कह रहा है, फिर ला कह रहा है, री है, ए है और क्या है, वा है। या भैया याद रखिएगा हमेशा पहला उत्तर आपका, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी को हम लोग कंठ ध्वनि कहते हैं, इसी को हम लोग कंठ कहते हैं, क्योंकि भैया आ का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है, आ का कंठ होता है और हा का तो कंठ होता ही है। और हमने आपको बताया कि ये जो विसर्ग होता है अर्थात जो ये आह होता है, इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो इन तीनों का उच्चारण स्थान क्या होगा मेरे दोस्त, कंठ होता है। अगर हम बात कर लें इसकी, तो इसमें ये जितने भी लिखे गए हैं इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। और ला और सा और फिर ला की बात करें तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्त, दंत होता है। और इसमें तो उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। तो चलिए कंठ की बात किया था तो पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, व्यंजनों को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। व्यंजनों को अगर स्वर रहित करना हो, हमने कहा किसी भी व्यंजन को स्वर रहित करने का मतलब मेरे दोस्त आधा करना होता है। अगर किसी भी व्यंजन को स्वर रहित करना हो तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो पहला है हलंत, दूसरा है अनुस्वार, स्वर, अनुनासिक। मेरे दोस्त देखिए कभी भी जैसे हमने कहा ठा है, इसको आधा करना है, स्वर रहित करना है, तो हम लोग किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसका चिन्ह ऐसे होता है, ठा कह लें, डा कह लें, हम दा कह लें, तो इन सबको आधा करने के लिए, गोल अक्षरों को आधा करने के लिए मतलब स्वर रहित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चरित होता है, नासिका द्वारा उच्चरित होता है। नासिका भैया कौन होते हैं, तो हर वर्ग के पंचमा अक्षर, मतलब पहले में एक अंगा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इया हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, ड़ हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, फिर क्या होगा, माँ। मतलब ये जो है पांच आपके, ये आपके नासिक होते हैं। तो नासिका द्वारा उच्चरित यहाँ पर कौन सा पहला है, डा, तो डा तो नहीं होगा, जा भी नहीं होगा क्योंकि ये भी पचवा नहीं, ये भी पचवा अक्षर नहीं, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर पचवा अक्षर कौन सा है, ड़ है, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है कि द आधा दा है और उसके बाद आ है, फिर का, फिर सा, फिर आ, ये जोड़ने पर इनमें से क्या बनेगा, दक्ष बनेगा, फिर उसके बाद ढाग बनेगा, दखस बनेगा या दक्ष बनेगा। चलिए जोड़ लिया जाता है, आधा दा और आ
दोनों को आप जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दा बनेगा। वो क्या बनेगा, दा। आधा का है, सा है, और सा में अगर देखा जाए तो आ को निकाला गया तो ये सा पूरा हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, फिर से मैं देखो यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, आ है भाई, का है, फिर सा है, फिर क्या है, आ। तो इसका और सा से आपको पता है क्या बनता है, छा बनता है, और ये इसमें आ जुड़ जाएगा तभी तो सा होगा। तो यहाँ पर बनेगा ये क्या, जाके दक्ष बन जाएगा, और ये चौथा जो आपका विकल्प है यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखा जाए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्ण को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। भैया कह रहा प्रत्येक शब्द की वर्तनी को उसी शब्द के उसी क्रम में अलग अलग दिखाना। तो भैया पहला विकल्प देखिए क्या है, वर्ण विच्छेद, दूसरा है संधि, फिर है संधि विच्छेद, वर्ण संयोजन। नहीं मेरे दोस्त, जैसे देखिए मान लीजिए हमने कोई एक उठा लिया वर्ण, कोई भी एक हमने वर्ण उठाया, मान लीजिए हम कोई शब्द हम अगर लिख रहे हैं, कोई भी एक शब्द लिख दें, जैसे हमने लिख दिया है रमन, लिख दिया रमन शब्द मैंने लिखा, और कह रहा प्रत्येक शब्द की वर्तनी के साथ सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग कर दिया जाए, सबको अलग अलग कर दिया जाए तो क्या होता, इसको क्या कहा जाता। तो रा को अगर हम अलग करेंगे तो रा में क्या निकल के आएगा, आ निकलेगा। माँ को अगर हम अलग करेंगे तो माँ से भी क्या निकलेगा भाई, स्वर बाहर हो जाता है। जब कभी ऐसा किया जाता है तो व्यंजन से स्वर बाहर हो जाता है, ना से क्या निकलेगा, आ। और इस बात को हम लोग वर्ण विच्छेद के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वर्ण विच्छेद कहा जाता है। किसी शब्दों की वर्तनी को उसी क्रम में अलग कर देना क्या कहलाता है मेरे दोस्त, वर्ण विच्छेद कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। भैया पहला विकल्प है ऊष्म व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है उन्हीं को हम लोग ऊष्म भी कहते हैं। और ऊष्म के साथ साथ मेरे दोस्त इसी को हम लोग संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इन्हीं को हम लोग ऊष्म कहते हैं और इन्हीं को हम लोग कैसा व्यंजन कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो देखिए ता, था, दा, धा ये स्पर्शी व्यंजन है। स, स, ह ये आपके जो होते हैं यही क्या है, आपके ऊष्म या व्यंजन कहें, या इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या भी बहुत पूछी जाती है कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो ऊष्म और संघर्षी व्यंजनों की संख्या क्या होती है, 4 होती है। आगे देखिए लिखा था चा, छा, ता, छा, ये भी स्पर्शी व्यंजन है। टा, ठा, डा, ढा, फिर ये भी क्या है, स्पर्शी व्यंजन है। तो ऊष्म या इन्हीं को हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं जो आपके सामने हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है, शायद ये आपका अंतिम प्रश्न हो। अनुनासिक, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध मतलब यही चंद्रबिंदु की बात कर रहा है, इसका संबंध किससे होता है। तो हम लोगों ने अभी इसी मतलब प्रश्नों की श्रृंखला में ये बात आगे की है, लेकिन आइए फिर से बताते हैं आपको। अनुनासिक में हमने कहा था, अनुनासिक में पहला देखिए विकल्प पढ़ लिया जाए पहले, नाक और मुख, नाक और मुख से, इनमें से कोई नहीं, केवल नाक से, केवल मुख से। नहीं भाई, अगर हम अनुनासिक की बात करते हैं तो अनुनासिक में नाक और मुख दोनों से, नाक और मुख दोनों से। बस अनुनासिक में होता क्या है दोस्त कि जो नाक से वायु निकलती है वो कम निकलती है, और जो मुख से वायु निकलती है अनुनासिक में वो ज़्यादा निकलती है। ठीक, अनुनासिक के संबंध किससे होता, नाक और मुख दोनों से होता। केवल मुख से किसका संबंध होता है, केवल अगर मुख से संबंध करे तो वो होता है निर्नुनासिक होता है। निर्नुनासिक जो होता है उसका संबंध केवल किससे होता है, मुख से होता है। और अनुनासिक में नाक और मुख दोनों से होता है। ये आपका अंतिम प्रश्न था आज के लिए ही दोस्त, आज के लिए दोस्त इतना ही।
उसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे नए जोश के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।